लड्डू वड्डू मिल गए क्या? ये खाया जा रहा है क्या अभी तक? इतने कितने मिल गए भाई तेरे को? ज्यादा ले लिए तूने? तो मैं कुछ ज्यादा ले लिए तो है ऐसे। एक समय पर एक ही आदमी को लड्डू मिलना चाहिए था। हाँ। चलिए कोई बात नहीं, आगे देखें। देखो, अपन कहाँ तक कर चुके? 1100 क्वेश्चन हो गए थे क्या? 1100 क्वेश्चन हो चुके थे। अब सुने, आज अपन जितने भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बेसिकली इंडेक्स नंबर से संबंधित है। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप इंडेक्स नंबर का आज कंप्लीट रिवीजन आप लोग कर लोगे एक ही क्लास में। इंडेक्स नंबर से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में आएंगे उन सभी प्रश्नों का आप लोग जवाब देखोगे। ये समझ लो कि इंडेक्स नंबर का रिवीजन आपका आज यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है सभी को? चलिए अपन बात करते हैं 1101 नंबर प्रश्न की। और 1101 नंबर प्रश्न कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है, यदि आधार वर्ष की मात्रा और मूल्यों के गुणनफलों का योग, आधार वर्ष की मात्रा और मूल्यों के गुणनफलों का योग, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका मतलब आधार वर्ष की मात्रा और मूल्यों का, इसका मतलब सिग्मा P1 क्यों, सॉरी P0 Q0, सिग्मा P0 Q0 का जो मान है वो 1130 है। यही कहना चाह रहे इसका मतलब। तथा चालू वर्ष के मूल्यों एवं आधार वर्ष की, चालू वर्ष के मूल्यों एवं आधार वर्ष की मात्रा की बात अगर करें, गुणनफलों का है चालू वर्ष के मूल्यों और देखो चालू वर्ष का मूल्य मतलब कि P1 और आधार वर्ष की मात्रा P0 के गुणनफलों का योग आपका 2555 है। तो सामूहिक व्यय विधि के द्वारा सूचकांकों का मान क्या होगा? तो पहली बात तो ये आती है कि सामूहिक व्यय विधि होती क्या है। सामूहिक व्यय विधि एक पारिवारिक बजट विधि होती है। सामूहिक व्यय विधि एक निर्वाह लागत सूचकांक होता है। और सामूहिक विधि का निर्धारण जो होता है वो लेस्पेर सूचकांक के आधार पर किया जाता है। पहले तो ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सामूहिक विधि जो होती है वो एक पारिवारिक विधि होती है। कौन सी होती है? पारिवारिक विधि, पारिवारिक बजट विधि होती है। यानी कि इसको पारिवारिक बजट विधि के अंतर्गत शामिल करते हैं। ये विधि जो होती है वो आप लोगों की अगर पता है निर्वाह लागत सूचकांक, इसको अपन निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी जानते हैं, निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से भी जाना जाता है। और इसी विधि को हम लेस्पेर सूचकांक के नाम से भी जानते हैं। यही विधि आपकी लेस्पेर सूचकांक के नाम से भी जानी जाती है। जब हम लेस्पेर सूचकांक की बात करते हैं तो तीन बातें हमें पता होती है। लेस्पेर सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। लेस्पेर सूचकांक अनुमान से अधिक होता है। लेस्पेर सूचकांक ऊपर की ओर होता है। ऊपर की ओर अर्थात क्या होता है? ऊर्ध्वगामी होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वगामी। तो लेस्पेर सूचकांक ऊर्ध्वगामी होता है, ये आपको ध्यान। और लेस्पेर सूचकांक को पारिवारिक विधि हो या सामूहिक, इन सबका फॉर्मूला सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू में आपका 100, ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर काम में लिया जाएगा। ओके, तो आप यहाँ देखिए इस प्रश्न में देखोगे तो आपको पता है इसका मान तो इतना है और ये इतना, इंटू 100 करोगे तो 226.1 आपका जाएगा। सी आंसर आपका करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि आपको प्रश्न का लेवल समझना है कि प्रश्न पूछना क्या चाहता है और प्रश्न को तसल्ली से पढ़ना होता है। ये कहना चाह रहा है आधार वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा मतलब Q0 और मूल्य आधा, ये होता है P0। तो Q0 और P0 का गुणनफल का 1130 है। यानी कि P0 Q0 का योग कितना है? 1130। और कहता है चालू वर्ष का मूल्य, चालू वर्ष का मूल्य मतलब P1 और आधार वर्ष की मात्रा मतलब Q0, इन दोनों का गुणनफल यह है। तो सामूहिक व्यय विधि के द्वारा सूचकांकों की गणना आपको करनी है। तो आप लोगों को यह समझना सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि एक तरह से सामूहिक व्यय विधि होती क्या है। सामूहिक व्यय विधि का मतलब क्या होता है? तो सामूहिक व्यय विधि का मतलब होता है जो पारिवारिक बजट विधि होती है, जिसे निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से अपन जानते हैं। और इस विधि के अंतर्गत जो होता है वो लेस्पेर विधि से सूचकांकों की गणना की जाती है। और इस विधि में सूचकांक की गणना करते समय आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। और फॉर्मूला था P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। ये आपको सॉल्व करना। क्लियर सभी को? चलिए फिर अपन लेस्पेर सूचकांक के बारे में तीन चार बातें ध्यान। लेस्पेर सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। लेस्पेर सूचकांक अनुमानों से अधिक होता है। लेस्पेर सूचकांक ऊपर की ओर होता है अर्थात ऊर्ध्वगामी होता है। ऊर्ध्वगामी आधार पर इस पर इंडेक्स की कैलकुलेशन यहां पर की जाती है। क्लियर सभी को? आगे
अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में सूचकांक क्यों जरूरी है, एक्चुअल इंडेक्स की कैलकुलेशन करना क्यों जरूरी है, हम इंडेक्स क्यों निकालते हैं। सबसे पहली बात तो इंडेक्स जो है वो 2 वर्षों के मूल्यों के बीच होने वाले परिवर्तनों का एक सापेक्षिक माप होता है। सापेक्षिक माप इसलिए होता है क्योंकि सूचकांक की गणना किसी न किसी आधार वर्ष के आधार पर की जाती है, बिना बेस ईयर के सूचकांक की गणना नहीं कर सकते। और सूचकांक की गणना करने के लिए किसी न किसी वर्ष को बेस मानना पड़ता है और बिना वेटेज के सूचकांकों की गणना नहीं कर सकते। तो आज वर्तमान में सूचकांक क्यों जरूरी है, सबसे पहले मुद्रा की क्रय शक्ति का मापन करने के लिए सूचकांक जरूरी होता है। और मुद्रा की क्रय शक्ति मापन करने का तरीका होता है कि 1 अपॉन कीमत सूचकांक। अगर एक में हम कीमत सूचकांक का डिवाइड कर दे तो हमें मुद्रा की क्रय शक्ति का पता लग जाता है कि एक्चुअल में मुद्रा की क्रय शक्ति होती क्या है, मुद्रा की परचेजिंग पावर कैसे निकाली जाती है। राष्ट्रीय आय में परिवर्तनों का मेजरमेंट करने के लिए भी सूचकांकों की जरूरत होती है, इसीलिए राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए किसी न किसी वर्ष को क्या माना जाता है, आधार वर्ष माना जाता है। और वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का जो आधार वर्ष है वो 2011-12 है। लोगों के जीवन स्तर का मापन करने के लिए हम निर्वाह लागत सूचकांक ज्ञात करते हैं और इसके आधार पर हम लोगों के जीवन स्तर का पता लगा सकते हैं कि लोगों के रहने का स्तर क्या होगा। तो इन सभी के लिए सूचकांकों की जरूरत मानी जाती है, ये सभी चीजें सूचकांकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मानी जाती है, ये सारी चीज सूचकांकों के लिए मेन इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य होता है, ये बात ब्लेयर्स के द्वारा कही गई थी, कोई मतलब की बात नहीं। सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य होता है। सूचकांकों की गणना समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य हर प्रकार से करते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि सूचकांकों की गणना करने के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि सूचकांकों की गणना करने का सर्वश्रेष्ठ माध्य कौन सा होता है, तो आप कहोगे सूचकांकों की गणना करने का सर्वश्रेष्ठ माध्य होता है कौन सा माध्य, गुणोत्तर माध्य। गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए सूचकांक सबसे ज्यादा बेस्ट होते हैं, गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए सूचकांकों को सबसे ज्यादा बेस्ट माना जाता है। ओके, ये आपको, जबकि हम जानते हैं कि सूचकांकों के बारे में इतना समझ लीजिए कि सूचकांकों का प्रतिपादन करने वाला व्यक्ति था कार्ली। कार्ली के द्वारा सूचकांकों के बारे में बात की गई थी। हम इतना समझते हैं सूचकांक जो होता है वो 2 वर्षों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों का कौन सा माप है, सापेक्षिक माप होता है। सूचकांक जो होता है 2 प्रकार का होता है, एक होता है कीमत सूचकांक और एक होता है मात्रा सूचकांक। इनमें से आपको बता दूं, यहां पर कीमत सूचकांक और एक होता है मात्रा सूचकांक, इनमें से सबसे बेटर माना जाता है कौन सा सूचकांक, कीमत सूचकांक। ओके, और आप जरा कीमत सूचकांकों की गणना 2 प्रकार से होती है, वेटेज के आधार पर और विदाउट वेटेज के आधार पर। जब हम वेटेज के आधार पर सूचकांकों की गणना करते हैं तो 6 विधियां काम में लेते हैं, लेस्पेयर, पासे, बाउले, फिशर, मार्शल और आ जाएगा आपका कौन सा, कार्ली, सॉरी कौन सा आ जाएगा अपना, केली। ये 6 सूचकांक काम में लेते हैं। जब भारित सूचकांकों की बात करें, जब हम भारित सूचकांकों की बात करते हैं तो आपको बता दूं भारित सूचकांक अपने कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें लेस्पेयर आधार वर्ष की मात्रा, पासे चालू वर्ष की मात्रा, आपका बाउले दोनों का औसत, मार्शल दोनों का समांतर माध्य, फिशर दोनों का गुणोत्तर माध्य और कार्ली जिसमें किसी प्रमाप वर्ष को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। और सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य होता है जिसकी गणना समांतर माध्य से भी होती है, तो हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य से होती है। गुणोत्तर माध्य से ज्ञात किया गया सूचकांक सबसे बेस्ट होता है, इसीलिए फिशर सूचकांक को सबसे बेस्ट और सबसे आदर्श सूचकांक माना जाता है, क्योंकि फिशर सूचकांक लेस्पेयर और पासे सूचकांक का कौन सा माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य होता है। ये आपको समझना, ये दोनों का गुणोत्तर माध्य होता है, यानी कि अपन दोनों के गुणोत्तर माध्य के अंतर्गत शामिल करता है। अगर फिशर सूचकांक की बात अगर हम करें तो क्लियर, ये बात आपको समझना, क्लियर सभी को। आगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसके द्वारा प्रतिपादित सूचकांक चक्रीय परीक्षण को खरा उतरता है। पहले तो यह समझते हैं कि चक्रीय परीक्षण होता क्या है। तो हमें पता है कि चक्रीय परीक्षण जो होता है वो समय उत्क्रम्यता परीक्षण का एक विस्तार रूप होता है, समय उत्क्रम्यता परीक्षण। तो चक्रीय परीक्षण समय उत्क्रम्यता परीक्षण का एक परीक्षण का विस्तार रूप होता है, यानी समय उत्क्रम्यता परीक्षण का जो विस्तार रूप होता है
वो आपका चक्रीय परीक्षण कहता है। चक्रीय परीक्षण कहता है कि P01 मल्टीप्लाई P12 इंटू में P20 इजिकल्स टू 1 होता है। और आपको बता दूं कि चक्रीय सूचकांकों पर वो सूचकांक खरा उतरता है, चक्रीय सूचकांकों के मापदंडों पर वो सूचकांक खरा उतरता है जिसमें या तो वेटेज नहीं दिया जाता हो या सभी वस्तुओं को एक समान इक्वल स्थिर भार दिया जाता हो, एक समान स्थिर या इक्वल वेटेज दिया जाओ, वो सूचकांक चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर खरा उतरता है। और ऐसा केवल और केवल कहां होता है? केली सूचकांक में, क्योंकि केली सूचकांक की जो गणना होती है P01 इज सिग्मा P1 क्यों अपॉन सिग्मा P0 क्यों इंटू में 100 हो जाता है। ना यहाँ जीरो का प्रयोग हो रहा है, ना यहाँ पर आपका एक का प्रयोग हो रहा है। जीरो का प्रयोग मतलब आधार वर्ष की मात्रा नहीं है, क्योंकि अगर जीरो का प्रयोग होता तो लेस्पेर का सूचकांक होता, और एक का प्रयोग होता तो कौन सा होता? मासे का सूचकांक, पासे का सूचकांक होता। तो इसका मतलब केली का सूचकांक जो होता है वो चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर खरा उतरता है, क्योंकि केली के सूचकांक के अंदर सभी को इक्वल वेटेज दिया जाता है। यानी एक प्रमाप वर्ष को भार देकर या प्रमाप वर्ष की मात्रा के आधार पर हम सूचकांकों की गणना करते हैं। अर्थात इस केली सूचकांक में सभी वस्तुओं को, केली सूचकांक में सभी वस्तुओं को समान भार दिया जाता है, समान भार दिया जाता है। तो सभी वस्तुओं को जब समान भार दिया जाता है अर्थात प्रमाप वर्ष के आधार पर, प्रमाप वर्ष के आधार पर सूचकांकों की गणना की जाती है। इसीलिए केली सूचकांक जो होता है वो चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर खरा उतरता है, जबकि फिशर सूचकांक जो होता है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट और यूनिट टेस्ट, ये भी कह लो, इन सबके मापदंडों पर खरा उतरता है। इसीलिए फिशर सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। मार्शल सूचकांक जो होता है वो लेस्पेर सूचकांक और पासे सूचकांक के समांतर माध्य के आधार पर होता है, क्योंकि मार्शल सूचकांक की गणना होती है सिग्मा P1 क्यों 0 अपॉन सिग्मा P0 क्यों 0। ये किसका सूत्र है? लेस्पेर का। फिर इसमें अपन लाएंगे प्लस से प्लस सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 आपका Q1 इंटू 100। तो बताओ ये किसका सूत्र बन गया? मार्शल का। और हमें पता है कि बाउले सूचकांक जो होता है वो लेस्पेर और पासे, इन दोनों का क्या होता है? औसत होता है। लेस्पेर और पासे सूचकांक का औसत आपका माना जाता है कौन सा सूचकांक? बाउले सूचकांक। ओके सभी को आगे। अगला प्रश्न है कि लेस्पेर और पासे, हमें पता है कि लेस्पेर सूचकांक में आधार वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है, पासे सूचकांक में चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। लेस्पेर सूचकांक आपका ऊपर की ओर होता है, पासे सूचकांक नीचे की ओर होता है। लेस्पेर सूचकांक ऊर्ध्वगामी होता है, कौन सा गामी होता है? ऊर्ध्वगामी। पासे सूचकांक अधोगामी, कौन सा गामी होता है? अधोगामी। लेस्पेर सूचकांक अनुमान से अधिक होता है, अनुमान से अधिक होता है। पासे सूचकांक अनुमान से कम होता है। और इन दोनों सूचकांकों का जो गुणोत्तर माध्य होता है वो कौन सा होता है? फिशर सूचकांक होता है। अगर यहाँ पर गुणोत्तर माध्य ना होकर समांतर माध्य होता तो आंसर कौन सा होता? मार्शल का सूचकांक होता। अगर यहाँ पर आंसर तो समांतर माध्य होता तो मार्शल एजवर्थ सूचकांक आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? ये चीज आप लोगों के माइंड में सेट होनी चाहिए, क्लियर? तो यहाँ पर ये फिशर सूचकांक की बात यहाँ पर कर ली जाती है, क्लियर सभी को आता है? आगे अगला प्रश्न आगे कहना चाहिए सूचकांकों का निर्माण करने का प्रतिपादन किसको? कार्ली। कार्ली को सूचकांकों का जनक कहा जाता है। कार्ली ने सबसे पहले सूचकांकों का प्रतिपादन किया था। सूचकांकों का जो जनक है वो कार्ली को माना जाता है। कार्ली को सूचकांकों का जनक माना जाता है, जिसने पहली बार सूचकांकों के बारे में बात यहां पर की थी। अगला प्रश्न, भारत में सूचकांकों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आपको ध्यान सुना, सूचकांकों में मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए कौन सा सूचकांक होता है? सीपीआई। और सीपीआई की गणना कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सीएसओ जिसकी स्थापना हुई है 2 मई 1951। 2 मई 1951 सीएसओ जिसका मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में आता है। सीएसओ जो किसके अंडर में काम करता है? मॉस्पी के अंडर में काम करता है। सीएसओ के 5 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 5 कार्य। कार्य नंबर 1, प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय की गणना करने का काम किसका होता है? सीएसओ का। प्रति वर्ष यानी हर 3 महीने में जीडीपी के आंकड़े जारी करने का पावर किसका? सीएसओ। मुद्रास्फीति का मापन करने के लिए और तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कौन जारी करता है?
सीएसओ। उद्योगों की उत्पादन क्षमता को देखने के लिए औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? सीएसओ। और भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े जारी करने का पावर भी किसके पास है? सीएसओ। तो ये सारी काम सीएसओ था और वर्तमान में सीएसओ को किस में मर्ज कर दिया गया? एनएसओ में मर्ज यहां पर कर दिया गया। आपको पता है। और रिजर्व बैंक आप जानते हो, भारत का रिजर्व बैंक कौन सा आ गया आपका? आरबीआई। आरबीआई जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935, आरबीआई जिसका कानून है 1934, आरबीआई जिसका कानून 1934, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। 1 जनवरी 1949 में आरबीआई के कार्यकाल, आरबीआई का क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण यहां पर किया गया था। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न है कि निम्न में से सूचकांकों के निर्माण की सीमाएं क्या है? मतलब कि दोष क्या है, कमियां क्या है? सूचकांकों के निर्माण करने से संबंधित दोषों की बात आती है कि इसके क्या क्या होता है। पहला, सबसे पहला होता है व्यक्तिगत इकाइयों में परिवर्तनों का अध्ययन। गलत है, आप जानते हो ये इसका दोष है, क्योंकि सूचकांकों में व्यक्तिगत इकाइयों में परिवर्तन का अध्ययन करने की बात आती है। गुणात्मक परिवर्तनों को सम्मिलित करती है, माध्यों की सीमाओं से अप्रभावित होती है, पक्षपातों की समा। अच्छा देखो, व्यक्तिगत इकाइयों के परिवर्तनों का अध्ययन करती है, मतलब कि उनके बीच में सापेक्षिक माप का अध्ययन करती है। तो ये तो सीमा नहीं, बल्कि ये तो क्या हो गया? लाभ हो गया भाई। ये तो इसकी विशेषता हो गई, इसका पक्ष हो गया कि आपका सूचकांक जो होता है वो व्यक्तिगत इकाइयों में परिवर्तन का अध्ययन करता है। यानी कि जैसे कि अगर मैं कह दूं कि आपके सामने अगर 2011 लिख दूं, 2012 लिख दूं, ओके, ये आपका आधार वर्ष है, ये आपका चालू वर्ष है। यहां पर वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु सी, तो वस्तु ए की कीमत इस वर्ष की तुलना में इतनी कितनी होती है? वस्तु बी की कीमत इसकी तुलना में इतनी कितनी होती है यहां पर? तो बताओ व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन हो रहा नहीं हो रहा? तो व्यक्तिगत इकाइयों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए सूचकांक काम में लिया जाता है। यह सूचकांक का गुण है, सूचकांक की विशेषता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि सूचकांक व्यक्तिगत इकाइयों में होने वाले परिवर्तनों का कौन सा माप होता है? सापेक्षिक माप होता है, क्योंकि इन इकाइयों का अध्ययन किसी न किसी वर्ष को आधार मानकर, किसी न किसी वर्ष को बेस मानकर इस सूचकांक की गणना की जाती है। तो ये इसका गुण है, ये इसकी सीमा नहीं है। सीमाओं का मतलब होता है दोष, ये इसका दोष नहीं है, बल्कि ये इसकी विशेषता है। इसका मतलब पक्ष में रखा गया बिंदु है कि पक्ष के अंदर कैसे बिंदु को रखना होता है। ठीक है, तो ये धारणा। तो व्यक्तिगत इकाइयों में परिवर्तनों का मतलब आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में होने वाला परिवर्तन। तो परिवर्तन का मतलब कि बेस ईयर से करंट ईयर में इकाइयों में परिवर्तन कैसा हो रहा है। यानी कि आपका बेस ईयर से करंट ईयर में इकाइयों में जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन की बात यहां पर की जाती है। उस परिवर्तन को लेकर हम यहां पर बात अपन यहां पर करते हैं। क्लियर सभी को? यहां तक आप लोग आगे। अगला प्रश्न कहता है कि भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसको अपन सीपीआई कहते हैं, भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको सीपीआई कहा जाता है, जो मुद्रास्फीति का मापन करने का एक तरीका माना जाता है, जिसके आधार पर मुद्रास्फीति का मेजरमेंट किया जाता है, जिसके आधार पर मुद्रास्फीति को मापने का कार्य किया जाता है। तो आप जानते हो सीपीआई आपके कृषि श्रमिकों का भी सीपीआई अलग होता है, शहरी कर्मचारियों का अलग होता है, औद्योगिक। तो अपन जानते सभी प्रकार के श्रमिकों का सीपीआई अलग अलग प्रकार से अलग अलग संस्थानों के द्वारा जारी किया जाता है। हमें यह पता है कि सीपीआई की गणना करते समय इनमें वस्तुओं का मूल्य भी शामिल होता है, तो इसमें सेवाओं का मूल्य भी शामिल होता है। हमें पता है कि सीपीआई की गणना जो होता है कौन से मूल्य पर की जाती है? फुटकर मूल्यों पर, यानी कि रिटेल प्राइस पर कीमतों में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर सूचकांकों की गणना की जाती है। इसीलिए डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई को मुद्रास्फीति के मापन करने का सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। यानी डब्ल्यूपीआई की तुलना में सीपीआई सबसे ज्यादा बेस्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना। क्लियर सभी को? अगला, सूचकांक जिसमें विभिन्न मदों को सापेक्षता अलग अलग महत्व दिया जाता है, अलग अलग महत्व दिया जाता है। तो ये कहता है कि वो सूचकांक कौन सा जिसमें विभिन्न प्रकार की मदों को सापेक्षता अलग अलग महत्व दिया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, साधारण सूचकांक, भारित सूचकांक, अभारित अथवा सरल सूचकांक, या भारित या तो आप जानते हो जब अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रकार से महत्व दिया जाता है, अलग अलग चीजों को अलग अलग प्रकार से महत्व दिया जाता है, वो आपका अनवेटेड भी होता है और सरल भी होता है।
दोनों प्रकार से हो सकता है, सरल सूचकांक भी होता है और आपको याद करो मैं बताया था आप लोगों को कि सूचकांक दो प्रकार से होते हैं, एक भारित सूचकांक और एक अभारित सूचकांक। जो आपके भारित सूचकांक होते हैं वो सरल सूचकांक आते हैं और बाकी अभारित सूचकांकों के अंतर्गत है। तो भारित और अभारित दोनों प्रकार की स्थितियां यहां पर आपको देखने को मिल सकती है। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न आपके सामने आता है कि फिशर के सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला पॉइंट, ये चक्रीय परीक्षणों को संतुष्ट करता है, 100% गलत है। चक्रीय परीक्षणों के मापदंड पर केवल और केवल केली सूचकांक खरा उतरता है। चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर केवल और केवल कौन सा सूचकांक? केली सूचकांक इसके मापदंडों पर खरा उतरता है। केवल केली सूचकांक इसके मापदंडों पर खरा उतरता है। ये समय और तत्व उत्तरकर्ता परीक्षण को संतुष्ट करता, बिल्कुल करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट के मापदंडों पर खरा कौन उतरता है? फिशर सूचकांक। ये बात आपकी 100% सत्य है। फिशर सूचकांक केवल आधार वर्ष की मात्राओं को शामिल करता है, गलत है दोस्तों। इसमें आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा, आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों को आधार मानकर करता है, क्योंकि ये लेस्पेर और पासे दोनों के गुणोत्तर आधार पर चलता है। क्योंकि आप जानते हो फिशर सूचकांक की गणना, फिशर सूचकांक का फॉर्मूला क्या, हम ऐसा नहीं लिख सकते सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू सिग्मा P1 Q1 अपॉन सिग्मा P0 Q1। तो इसमें आधार वर्ष की मात्रा भी है और चालू वर्ष की मात्रा भी है। तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं, अगर बात करो, इसमें आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों को आधार मानकर कैलकुलेशन की जाती है, इसलिए कहते हैं फिशर सूचकांक एक आदर्श सूचकांक माना जाता है। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं तो अब देखो तो यहां पर अगर मैं कह सकता हूं कि चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर केवल और केवल केली सूचकांक खरा उतरता है, क्योंकि चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों की मान्यता यह कहती है कि इस परीक्षण पर वो सूचकांक खरा उतरता है, इस परीक्षण में वो सूचकांक खरा उतरता है जिसमें या तो वस्तुओं को वेटेज नहीं दिया गया हो या सभी को समान स्थिर इक्वल वेटेज दिया गया हो। और ऐसा केवल और केवल कहां होता है? केली सूचकांक। क्योंकि केली सूचकांक का सूत्र आपका होता है सिग्मा, कौन सिग्मा? सिग्मा सिग्मा P1 इंटू क्यू अपॉन सिग्मा P0 क्यू इंटू में 100। क्योंकि ना तो यहां पर आधार वर्ष की मात्रा को लिया जाता है, ना यहां पर चालू वर्ष की मात्रा को लिया जाता है, यहां पर केवल प्रमाप वर्ष की मात्रा को ध्यान में रखकर सूचकांकों की गणना यहां पर की जाती है। हम आगे जानते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि मुद्रास्फीति का मापन करने का एक बेहतरीन इंडेक्स माना जाता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसको पारिवारिक बजट विधि के नाम से भी जाना जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे निर्वाह लागत सूचकांक के नाम से जानते हैं, और उपभोक्ता सूचकांक की गणना किस आधार पर की जाती है? लेस्पेर सूचकांक के आधार पर की जाती है। अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंतर्गत आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन की जाती है। इसीलिए कहते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है सिग्मा P1 Q0 अपॉन सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। बताइए ये सूत्र किसका है? मार्शल का है, फिशर का, तो किसका है? लेस्पेर का। तो हम ये कह सकते हैं कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ज्ञात करने की विधि, सामूहिक वे विधि किसके द्वारा दी गई थी? लेस्पेर के द्वारा दी गई थी। तो आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों की सामूहिक वे विधि का प्रतिपादन लेस्पेर सूचकांक के आधार पर किया गया और इसी सूचकांक के अंतर्गत आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर सूचकांकों की गणना की जाती है। इसी विधि को पारिवारिक बजट विधि और इसी विधि को निर्वाह लागत विधि के नाम से भी अपन जानते हैं। निर्वाह लागत विधि के अंतर्गत भी शामिल आपकी की जाती है। अगला कहता है फिशर के आदर्श सूचकांक की कमी क्या है? फिशर के सूचकांक, पहली बात तो ये कि फिशर का सूचकांक क्या आदर्श सूचकांक है? तो कहेंगे बिल्कुल है, फिशर का सूचकांक एक आदर्श सूचकांक है। ये बात 100% सही है। तो प्रश्न ये बनता है कि फिशर का सूचकांक आदर्श सूचकांक है तो है, क्यों है? तो इसका जवाब होता है कि फिशर के सूचकांक की गणना लेस्पेर और पासे सूचकांक के गुणोत्तर माध्य के आधार पर की जाती है और गुणोत्तर माध्य के आधार पर ज्ञात किए गए सूचकांक सबसे ज्यादा बेस्ट माने जाते हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि फिशर सूचकांक जो होता है वो सूचकांकों के तीनों परीक्षणों के मापदंडों पर खरा उतरता है। इकाई परीक्षण,
टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो अपन कह सकते हैं इसीलिए बेटर होता है। तीसरा पॉइंट ये बनता है कि फिशर सूचकांक की गणना आधार वर्ष की मात्रा और चालू वर्ष की मात्रा दोनों के आधार पर की जाती है, इसलिए फिशर के सूचकांक को अपन बेस्ट मानते हैं। अब कमी क्या है? आधार वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता, चालू वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता, उत्कर्ता परीक्षणों को संतुष्ट नहीं करता, या इनमें से कोई नहीं। तो पिसर के सूचकांक की दोस्तों, अगर आप सूचकांकों की बेसिकली कमी क्या है, अब देखो, तो हम ये जानते हैं कि अपन फिशर के सूचकांकों की कमी की बात करें कि इनमें किस चीज की कमी है, तो आधार वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता, ये तो थोड़ा गलत है। आधार वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता कह लो, चालू वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता बोलो, उत्कर्ता परीक्षण संतुष्ट नहीं करता, ये तो गलत करता है, नहीं तो कमी थोड़ी है। आगे देखो, मैं अब सुनो, देखो पहली बात तो सुना, ये गलत है, आधार वर्ष की मात्राएं कभी अनुपलब्ध हो ही नहीं सकती। फिशर सूचकांक दोनों प्रकार के परीक्षणों का मापदंड पर खरा उतरता है, ये भी गलत है। लेकिन चालू वर्ष की मात्राएं उपस्थित नहीं हो पाती, इसकी वजह से अपन ये कह सकते हैं कि सूचकांक जो है आपका प्रॉपर नहीं निकल पाता। बाकी तो इनलॉजिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आधार वर्ष की मात्राएं कभी अनुपलब्ध हो ही नहीं सकती, आधार वर्ष की मात्राएं तो उपलब्ध होगी। ओके, और ये सूचकांक समय और तत्व दोनों प्रकार के परीक्षणों पर खड़ा उतरता है, तो ये भी गलत है। जो ये कमी, तो ये गलत है, ये पॉइंट करेंगे तो अपन ये कह सकते हैं चालू वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता, क्योंकि चालू वर्ष की मात्राओं का मिलना थोड़ा बहुत टिपिकल पार्ट माना जाता है। बाकी इररेलेवेंट क्वेश्चंस लग रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन फिर भी इन चारों ऑप्शंस की बात करें तो ए और सी तो बिल्कुल आपके सही है। ये पॉइंट ही गलत है वैसे, क्योंकि आधार वर्ष की मात्राओं की अनुपलब्धता होना, चालू वर्ष की मात्राओं का अनुपलब्धता होना, तो ये तो गलत है। तो लेकिन फिर भी अगर तर्क वितर्क करें, या तो इसमें आंसर उपरोक्त सभी होता, तब तो आंसर अपन उपरोक्त सभी कर देते, ठीक है। तो लेकिन ये ऐसा बोलना भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट तो गलत है भाई। सूचकांक जो होता है वो दोनों प्रकार के परीक्षणों के मापदंड पर क्या होता है, खरा उतरता है। तो फिर छोड़ो, कोई बात नहीं, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे अगला कहते हैं कि सूचकांक का निर्माण और विश्लेषण करने के लिए किसका उपयोग नहीं करते। मैंने कहा सूचकांक जो होता है वो विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर ज्ञात किया गया एक आपका सापेक्षिक माप होता है, एक सर्वश्रेष्ठ माध्य होता है। और मैं बात पहले ही क्लियर कर चुका कि सूचकांकों का मापन करने के लिए समांतर माध्य भी काम में लिया जाता है। सूचकांकों की गणना, ये समझो, सूचकांकों की गणना करने के लिए तीनों प्रकार के गणितीय माध्यों का उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हो माध्यिका कौन सा होता है, स्थिति माध्य होता है। माध्यिका के लिए सूचकांकों की कैलकुलेशन नहीं होती, क्योंकि माध्यिका श्रेणी का मध्यमान होता है। हमें पता है, हमें जानते हैं दोस्तों। अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं दोस्तों, अगर दो आगे, अब देखो, ओके, अब देखो आगे एक बच्चा, यार तुम लोगों को क्या मैं समझा थक जाता हूँ। फिर कह लो तुम कह रहे सर आप बोलते क्यों, बोलना पड़ता है। एक बच्चा कहता है कि सर मैंने फलाना कोचिंग से कोचिंग ली और उस कोचिंग में मेरी टेस्ट सीरीज में ये गड़बड़ हो गई, वो गड़बड़ गई। आप लोग जब मैंने कल एक पोस्ट डाली थी, मैंने बात बोली थी, अब देखो सर, हर किसी को मैं सुधार नहीं सकता और हर किसी के बारे में मैं बोल नहीं सकता। नहीं कल को फिर तुम आप सबके बारे में बोलते रहते हो, फिर तुम ही कहोगे सर सबके बारे में बोलते रहे। तो बोलने का कारण ये होता है कि थोड़ी तकलीफ होती है, और बाकी कोई रीजन नहीं। तो बाहर जाए, कुएं में जाके रहो। जैसे दुनिया तुमको लूट रही है ना, मैं भी लूट सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। बस दिमाग, मतलब हमारा ईमान नहीं मानता, मेरा धर्म नहीं मानता, जो फर्ज है या जिस बात की मैं बात करता हूँ वो नहीं मानता। नहीं, लूटने में क्या है, आज संगणक पर हमारा एकाधिकार है। हम संगणक की अगर मान लो दुनिया 10,000 ले रही है तो 5,000 लेने की औकात तो हम भी रखते हैं सर, 5,000 फीस लेने की औकात तो हम भी रखते हैं सर। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि हम अपने एथिक्स को भूल जाए, हमारे एथिक्स को खत्म कर दे, ये गलत है। हम अपने एथिक्स को नहीं तोड़ सकते। अपने एथिक्स को लेकर तुम्हारी कोचिंग्स के अंदर जो बात होती है कि तुम वो कोचिंग फलाना कोचिंग तुम जाते ही क्यों, टेस्ट देते ही क्यों, इसका मतलब है तुम वहां टेस्ट देते हो क्योंकि तुमको विश्वास नहीं है। और जब मैं एक ही बात कहता हूं, जब विश्वास ही नहीं है तो बात ही खत्म सारी, फिर सारा खेल ही खत्म है। फिर ये रोना रेकना करना, ये करना, ये सारे खेल धर्म सब आपके खत्म होते हैं। इनका कोई औचित्य नहीं होता, कोई मतलब वजूद नहीं होता। ध्यान, या तो विश्वास करके पढ़ा करो और नहीं विश्वास है तो मत पढ़ा करो। दुनिया के अंदर क्या होता है कि लूटते हो, क्योंकि आप लूटने के लिए बैठे हो तो लूटने वाले बनेंगे। आपको लूटने का शौक है तो लूटने वाले बनेंगे। तो इस पर फिर आप रोने का काम क्यों करते हो कि हमको वो लूट लिया, ये लूट लिया। आपको पता क्या होता है, जनरली होता क्या है कि मैं आपको एक बात कहता हूँ, बोलने का अधिकार तो सबको होता है, बोलते तो सब है। बोलने में तो जानवर भी बोलते हैं, बोलने में तो कोयल भी बोलती है, बोलने में कौवा बोलता है। तो कौवा बोलता है तो इसका सुर का गाना सुरीला हो गया, ये तो है नहीं कि उसका गाना सुरीला हो जाएगा। बोलने में तो सब कुछ बोलते हैं, बोलने वाले तो पता क्या क्या बोलते होंगे, किस तरह के बोलते होंगे। तो आप लोग इस तरह की बात करते क्यों, तो इस तरह की बात को जब आप लोग, पता है कि सबसे बड़ी बात है कि अभी राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी परंपरा चली है कि कोई भी वैकेंसी आए सब लोग अपनी अपनी किताबें लिख रहे हैं। साला उस सब्जेक्ट का वो टीचर है या नहीं है, उसका नॉलेज है या नहीं है,
उसको उसने टॉपिक को पढ़ाता नहीं पढ़ाता, लेकिन बस राइटर बन रहे सब लोग, लेखक बन रहे हैं। पहले समय पर बहुत कम लेखक हुआ करते थे, अकबर के जमाने के टाइम, बाबर के जमाने, उस समय लेखकों की कमी था। आजकल सारा हर कोई राइटर बन रहा है, हर कोई लेखक बन रहा है, हर कोई किताब लिख रहा है, हर कोई किताब चल रही है। और फिर कहते हो कि सर आप लोग कहते हैं ना, आप लोग कहते हो कि सर वो गलत हो गया, ये गलत हो गया। जब 1000 बार मैं तुमको कह देता हूँ, 1000 बार तुमको समझा देता हूँ, आप बता दीजिए। मैं कई बार कहता नहीं कि आपको, कई बार मैं कहता नहीं क्या कि जब से राजस्थान के अंदर 50 नए जिले बने, 50 नए जिले के बनने के बाद भी आपके कम से 6-7 एग्जाम हो चुके, हुए नहीं हुए? तो राजस्थान का एक भी प्रश्न आया कि एग्जाम में? नहीं आता। मैं कई बार कहता हूँ नहीं आता, लेकिन फिर भी हमें कई बार तुमको बोलते कि हम नवीन राजस्थान की मानचित्र ले लो, जबकि हमने उस मानचित्र कराने के शुरू के 2 पेज नए डाले, बाकी सब वही पुरानी बातें, कोई नई नहीं है। ठीक है, कोई नई नहीं होती, कोई नई नहीं होती धारणा। अभी मैं रिसेंटली, अभी थोड़ी देर पहले एक टीचर से मेरी बहसबाजी चल रही थी। ठीक है, वो अब वो अपने आप वो अलग ही अपनी गीत अलग ही गा रहा है, वो थोड़ा अलग ही गीत गा रहा है। बोले सर आपकी किताब में आपने जिलों की परिसीमन नहीं लिखा, आपने ये नहीं लिखा। मैं सर हुआ ही नहीं तो लिखूं कहां से? हुआ ही नहीं तो कहां से हो? और मैं तो ये जानता हूं, चलो लिखा या नहीं लिखा डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता। आज कोई भी स्टूडेंट, टीचर जो स्टूडेंट किताब क्यों खरीदता है? पास होने के लिए, उसको नॉलेज की। भाई तुमको ये किताब, अच्छा हम किताब क्यों देते हैं? अच्छा आप किताब क्यों खरीदते हो? नॉलेज के लिए। सब फालतू बातें है। रिजल्ट ले रहा है, पास हो रहा है, अंतिम सत्य पास असर। नॉलेज तो तुमको जिंदगी में नॉलेज मिलेगा, और मिलेगा क्या? काम तो मिले जरा, नॉलेज मिलेगा। अल्टीमेटली पास होना चाहिए, बस बात खत्म। फिर उसके बाद में किताब पतली छोटी हो। हमको एक वो ज्ञान दे रहा था अभी टीचर को ही, अभी मैं नाम लूंगा तो अच्छा नहीं लगा, कि सर कहने वाला किताब पतली लिखता, आप बहुत छोटी छोटी किताबें छापते हो। अरे तो ग्रंथ लिखना है क्या? रामायण के 8 खंड लिखने हैं क्या? कि सुंदरकांड, बाल्यकांड, ये कांड, वो कांड, क्या मतलब है? क्या सेंस है? एग्जाम पास होना चाहिए, बात खत्म, डेट्स ऑल। साला पेपर पास चाहे चोरी करके लाना पड़े, अंतिम सत्य यही होता है। अंतिम सत्य यही है सर। अब तुम कहो कि नहीं सर ये तो गलत बात है, गलत बात है, नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। तो नॉलेज तो तुम जिंदगी में नॉलेज ही ले रहे, कर क्या लिया? क्या उखाड़ लिया? हाँ हाँ, तो मंगा ले तो क्या दिक्कत है? देखने के लिए तो, पढ़ने के लिए हाँ तो कोई देख तो कोई डरे डरते नहीं अपन, डरते क्या, डरना क्या, डरना सर? सर जिंदगी में जिन चीजों के साथ खेले ना, कहते हैं ना कि आपको होता है कि जो इंसान डेली, अगर मान लो कोई बच्चा बाल पर, अगर आपने मोगली मूवी देखी होगी तो मोगली मूवी हमेशा आपने देखा होगा कि वो जंगल में रहता था, तो उसके लिए शेर और सब बराबर ही लगते थे। तो हम आजीवन इन 15, मतलब अपने जीवन के कई साल मैंने किताबों के साथ बिता दिए, तो मैं किताबों से क्या डरना? जब मैंने अपनी जिंदगी पूरी किताबों के साथ बिता दी, तो किताबों से डरूंगा क्या मैं? यार किताबों से क्या डरना? एक बच्चा कल कमेंट कर रहा था कि सर आपकी किताब में भी गलतियां खूब है। मैं यार एक दो गलती तो भेज के दिखा। मतलब आदमी बोलता क्या है कि गलतियां बहुत है, मैं तो नंबर और देता हूं, भेज के तो दिखाओ तुम लोग, तुम्हारी बात को मैं शेयर करूंगा ना, क्या गलतियां। साले पूरी किताब तो पढ़ डाली, हमको तो कोई गलती नजर नहीं आई। और आप बताओ तो सर, एक और धारणा, 5000, ये टोटल मिला के 6000 क्वेश्चन है, 6000 का 5% कितना होता है? 300 क्वेश्चन। तो 300 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं सर। एग्जाम देते हो तो 2-3 क्वेश्चन तो आरपीएससी डिलीट करती नहीं करती, तो चलो उनसे गलती हो जाती, तो हमसे गलती नहीं हो सकती क्या? मतलब जबरदस्ती की बात करें तो बिना हाथ पैर के, बिना तुक के। और वो इंसान गलती किसकी निकालता है? जिसको वो प्रश्न उसको आता होगा, उसको एक ही तो प्रश्न आता होगा गलती से, वो एक ही आता होगा, बस वो उसके पीछे पड़ा रहेगा, बस ये गलत 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 गलत। भाई ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जा यार, आगे बढ़ जा। ठीक है, जब रोड पे जाना होता है, 100 किलोमीटर की रोड है, लेकिन कहीं खड्डा दिख जाना, वहां रोएगा परिवहन मंत्री गलत है, ये गलत है। अरे आगे साइड में से निकल जा, उस खड्डे में क्या वो नाचेगा क्या? साइड में से निकल जा, क्या दिक्कत है? क्या तकलीफ हो रही है क्या? साइड में निकल जा, क्या मतलब? तो कहने का मतलब है, मैं ये बातें इसलिए बोल रहा हूं, बार बार ये कहना पड़ता है, जरूरी होता है तुमको जागरूक करना। तुम समझते हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हम हमारा काम पूरी ईमानदारी से करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और ये बात मैं इसलिए बोला था क्योंकि मैंने कल के वीडियो के नीचे एक बात बोली थी कि इस चीज का जवाब मैं कल क्लास में दूंगा, तो मैंने अभी जवाब दे दिया। अब वो बच्चा सुन रहा तो ठीक है, नहीं तो बाद में कभी सुन लेगा, भविष्य में कभी वीडियो देखेगा ना, सुन लेगा कि मैंने अपना जवाब दे दिया। तो आप ही गलतियों का रोना रोते हो ना, तो आपके अंदर वो भी हिम्मत होनी चाहिए बोलने की कि सर ये लो गलतियां संभालो। मैं जवाब दूंगा ना कि गलती है या सही है, उस चीज का जवाब तो मैं दूंगा ना। तुम्हारे कहने से तुम तो जब पेपर होता है और जब आंसर की आती है तो तुम तो आरपीएससी को चैलेंज करने लग जाते हो, और 100 में से 30-40 क्वेश्चन भेज देते होंगे, ये भी गलत वो भी गलत, लेकिन सरकार गलत करती है 1 या 2। तो तुम्हारे कहने से थोड़ी गलत हो जाता है कि कोई, अगर मैं कह दूं ये चोर है तो मेरे कहने से कैसे हो जाएगा? प्रूफ दो, साबित करो, बताइए इसको कि वो गलत है तो है क्यों है, और सही है तो सही क्यों है। मैं हमेशा कहता हूं राजस्थान के प्रत्येक एग्जाम को पास करना है ना, तो इतिहास को छोड़ के जाया करो। बोलता हूं या नहीं बोलता? सोचा जाएगा इतिहास के कितने 2 या 3 क्वेश्चन, क्या क्या उखाड़ लिया, और लोगों ने 100-100 घंटे तक इतिहास पढ़ा दिया, क्या मतलब निकला?
क्या मतलब निकला भाई? बता लो हमको, बता लो क्या क्या मतलब, कहाँ मतलब निकला? बट कोई माने सर, समय लगता है, समय लगता है, समय लगता है। जब मैं कल 2-3 दिन पहले एक मूवी देख रहा था बाल ठाकरे की, तो उसमें देखा कि शिव सेना का निर्माण जब हुआ था ना, तो अकेला था, और अकेला करते करते एक साम्राज्य बन गया। आज हम अकेले जरूर हैं, शुरुआत है, लेकिन मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं, तुम भी यहीं और मैं भी हूं, आप 1 2 5 साल रुक जाओ, इस राजस्थान की काया पलट तो मैं कर दूंगा। राजस्थान के काया पलट तो मैं अकेला कर दूंगा, अकेला, धीरे 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 सारे साम्राज्यों पर बहुत अकेला ही भारी हूं, अकेला ही। और नहीं है तो रिजल्ट देके चिढ़ाऊंगा, और अल्टीमेटली रिजल्ट से आदमी डरेगा। भाई रिजल्ट ही चाहिए बस, आदमी को चाहिए क्या? और मैं ये भी नहीं कहूंगा, हो सकता है कि देखो अपन ये भी मान लेते हैं, एक बार कह लेते हैं कि 583 पद है, मान लो अपने 200 भी पास करा दिए, मान ले, अभी आज उल्टा बोल लेते हैं, और किसी ने 100 कराया, किसी ने ये कराया कि ना, तो अपन ये कहेंगे ये 99 कराए थे, ये बोलेंगे, पास नहीं बोला, 99 रुपए में कराए थे, ये है इंपॉर्टेंट बात। बात इंपॉर्टेंट ये है, पास तो तुम भी कराओ, पास तो तुम भी कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 15,000 रुपए लेकर और 99 रुपए करा के, यह है सबसे बड़ी कहानी की बात। तो थोड़ा ध्यान रखो, आप इस तरह रोना निकला मत, क्या अगर फालतू किसी कोचिंग वाले का नाम लूंगा तो अच्छा लगेगा सबको, क्या सब सारे दुश्मन बना लूं? आगे गजब इंसान है, तो 1 2 को छोड़ो यार, आगे चले अगला प्रश्न। आज समझ आ गया सबको? अच्छा, ये हम जानते ही है कि अगर इसमें ये पूछता कि सबसे बेस्ट कौन सा, तो बेस्ट कौन सा? गुणोत्तर माध्य। अगर ये पूछा कि सबसे बेस्ट कौन सा होता, तो अपन क्या बात करते हैं? अपन देखो, ये होता गुणोत्तर माध्य, जिसको हम ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक मीन कहते हैं। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न कहना चाह रहा है, कुछ ये कहना है कि दो सूचकांक मालाओं की तुलना करते समय, दो सूचकांक मालाओं की तुलना करते समय उसे तुलना योग्य बनाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो आप जानते हो, दो सूचकांकों की तुलना करने के लिए बनाते हैं तो या तो उनका संयोजन किया जाता है, या उनका आधार वर्ष में परिवर्तन किया जाता है। दो प्रकार से अपन उनको देख सकते हैं, या तो उनका संयोजन होता है, ओके, और या उनके आधार वर्ष में परिवर्तन करने का कार्य किया जाता है। अगर दो सूचकांकों की मालाओं में आपस में तुलनात्मक अध्ययन करना हो या कंपैरेटिव स्टडी करनी हो, तो अगर बात करें तो अगर ठीक है आगे, तो अपन ये कह सकते हैं या तो वहां पर संयोजन को काम में लिया जाता है, या आधार परिवर्तन, आधार वर्ष परिवर्तन को काम में लिया जाता है। क्लियर सभी को? आगे अगला कहता है कि सूचकांकों के लिए फिशर का सूचकांक होता है लेस्पेल और पार्सेल सूचकांक कौन सा माध्य होता है? गुणोत्तर माध्य होता है। जबकि आप जानते हो यहां पर कि ये जो होता है ये कौन सा होता है? मार्शल। ओके, और औसत की बात पूछे तो कौन सा आ जाएगा? बाहुल्य। औसत की बात करें तो कौन सा आएगा अपना? बाहुल्य। तो इसीलिए अपन कहते हैं कि फिशर सूचकांक को आदर्श सूचकांक इसलिए कहा जाता है क्योंकि फिशर सूचकांक की जो गणना होती है, फिशर सूचकांक की जो गणना होती है वो लेस्पेर और पासे सूचकांक के गुणोत्तर माध्य के आधार पर की जाती है, ज्योमेट्रिक मीन के आधार पर की जाती है। इसीलिए फिशर सूचकांक को एक आदर्श सूचकांक की परिभाषा में शामिल किया जाता है। चक्रीय परीक्षण को कौन पूरा करता है? चक्रीय परीक्षण को कौन पूरा करता है? तो आप जानते हो कोई 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 नहीं करता भाई। आप जानते हो चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर, आप सुनो पहले तो ये समझ लो कि चक्रीय परीक्षण के बारे में आपको 3 बातें समझनी है। चक्रीय परीक्षण के बारे में आपको 3 बातें समझनी। पॉइंट नंबर 1, चक्रीय परीक्षण समय उत्क्रमता परीक्षण का एक विस्तार रूप है, बड़ा रूप है। ओके, क्योंकि चक्रीय परीक्षण की कैलकुलेशन होती है आपका P01 इंटू P12 इंटू P20 बराबर आपका एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चक्रीय परीक्षण के मापदंडों पर वो सूचकांक खरा उतरता है, वो सूचकांक खरा उतरता है दोस्तों। अगर बात करें देखो आगे, ठीक है, तो अपन कह रहे हैं वो सूचकांक खरा उतरता है जिसमें या तो अपन किसी वस्तु को वेटेज अपन नहीं देते। अब देखो आगे, ठीक है आगे, तो अपन ये कह सकते हैं या तो उनको वेटेज नहीं दिया जाए, या तो उनको वेटेज नहीं दिया जाए, या उनको समान वेटेज दिया जाए, समान भार दिया जाए। क्या दिया जाए? समान भार, इक्वल वेटेज दिया जाता है। अगर इक्वल वेटेज दिया जाता है तो ठीक है, और ऐसा केवल और केवल कहां होता है? केली सूचकांक। ऐसा केवल और केवल कहां होता है? केली तो केली सूचकांक के अंतर्गत होता है। तो आप जानते हो कोई नहीं, कोई सूत्र नहीं, कोई सूत्र नहीं होता, केवल केली सूचकांक जो होता है वो चक्रीय परीक्षणों के मापदंडों पर क्या होता है? खरा उतरता है। केली सूचकांक जो होता है वो चक्रीय परीक्षणों के मापदंड पर खरा उतरता है, बाकी कोई भी सूचकांक इस मापदंड पर खरा नहीं उतरता, ध्यान रखना। क्लियर? अगला,
निम्नलिखित में से कौन से सूचकांकों की उपयोगिता और लाभ है? अब अगर निम्नलिखित की बात अगर अपन बात करते हैं, अब सुनिए ये कहना चाह रहा है कि सूचकांकों की उपयोगिता और लाभ। पहला, ये जटिल तथ्यों को सरल बनाता है, बिल्कुल बनाता है। विभिन्न प्रकार के जटिल तथ्यों को सरल बनाता है क्योंकि आधार वर्ष के आधार पर कैलकुलेट भावी प्रवृत्तियों का संकेतक होता है। सूचकांकों के आधार पर हम भविष्य में होने वाले इंडिकेटर को पहचान सकते हैं कि भविष्य में कीमतों में परिवर्तन किस रूप में होने वाला होता है, और नीति निर्धारण करने में सहायक होता है क्योंकि हम सूचकांकों के आधार पर ही नीति आयोग अपनी नीतियों का निर्माण करता है। चाहे वो आपका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक हो, चाहे आपका वो थोक मूल्य सूचकांक हो, चाहे वो आपका मानव विकास सूचकांक हो, चाहे आपका औद्योगिक उत्पादन सूचकांक हो, वैश्विक कुशलता सूचकांक हो, या एवरीथिंग कोई भी सूचकांक अगर आता है, ठीक है आगे, तो अपन यहां पर बात आ जाती है। ठीक है, अब देखो एक बच्चे के जवाब, एक और जवाब सुनना चाहोगे क्या? एक लड़की का जवाब सुन लो भाई, ये कहना चाह रही है, एक सुनो सब मजेदार, ये सुनना जरूरी सर। ये कहना सर, ये सर अपनी तारीफ करते रहते हैं, अगर इतनी बात रखते हैं तो अगर इतना ही भरोसा है आपको अपनी सच्चाई और अच्छाई पर, तो खुद को क्यों क्या करना है, बैक मतलब क्या करना है, किसको मतलब बकने की जरूरत है? दुनिया अपने आप आएगी। अच्छा आएगी तो आप अपने आप ही तो बैठे हो। ये कह रहा कि आपको इतनी बोलने की आवश्यकता क्या है, दुनिया अपने आप आ जाएगी, तो तू अपने आप ही तो बैठी है। और तो इसमें क्या बात, अपने आप ही तो बैठी, इसमें क्या, मैं थोड़ी बिठा रखा बैठी रहे, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई डर लग रहा है कि इसमें जबरदस्ती? मतलब आदमी को इतना बड़ा मैसेज लिखने के लिए टाइम है, ये नहीं कि सर 10% कर लेते, मतलब वो टाइम नहीं है सर। चलो मैं अपना काम कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, अच्छी बात है। अगर किसी को पसंद नहीं, स्किप करो, आगे प्रश्न करो। इतना बड़ा मैसेज लिखा होगा, अब इसको टाइप करने में कितना टाइम लगता है? मेरे को लगता है कि शायद 5-7 मिनट लगती है, और 5-7 मिनट 10 क्वेश्चन कर चुकी होगी अब तक। लेकिन कहते हैं ना, इसके पीछे चौधरी शब्द लगा हुआ है, और हमारे गांव में कहा जाता है कि घुटनों पर दिमाग होता है। आगे चलते हैं, आगे अब सुने आगे। अब देखो यहां पर बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं अब कुछ बोला, मैंने किसी को कुछ बोला नहीं, धारणा आगे आगे। अब सुनो, तो यहां पर ये कहा जा रहा है आप लोगों के सामने कि अपन नीति निर्धारण बनाने के, नीति निर्धारण को लेकर बात करते हैं, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आपके क्या है, सही है। यहां पर सारे के सारे पॉइंट आप लोगों के सही रहते हैं, ये आपको समझना के लिए सभी को। आगे अब सुनिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आता है। अगला प्रश्न क्या कहना चाह रहा है दोस्तों? अब देखो यहां पर अगर बात करते हैं, समय उत्कृता, क्या बोलो, कुछ और बोलना चाह रहे हो क्या? बोलो, बोला तो बोल दिया करो। आगे आगे, नहीं बोल दिया करो, कोई दिक्कत नहीं सर। तो कोई बात नहीं, हंसने टाइम पास है मैम जमाना ही है, दुनिया के साथ साथ चलते रहना चाहिए। दुनिया जैसी हो उस धार के अनुसार चलते रहते। दुनिया को अगर मान लो डायलॉग सुनना पसंद है, डायलॉग बोलो, ये सत्य है। जिसको जैसी चीज सुननी हो वैसी सुनो आराम से। अगर मैं बोला कोई बच्चा तकलीफ में था इसलिए मैंने बोल दिया, अगर कोई बच्चा मेरे को कुछ ही कमेंट नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा भाई, ठीक है। कोई बोलेगा तो जवाब तो देंगे भाई, हम जनता का जवाब तो देने बैठे, इसमें क्या दिक्कत है आप लोग? तो इसमें टेंशन लेने की आवश्यकता क्या है? चलिए अपन बात करते हैं आगे। अब सुनो, समय उत्कृता परीक्षण के अनुसार, अब सुनो क्या, सुनो पहले तो समझ लो। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि आधार वर्ष की मात्रा पर चालू वर्ष का सूचकांक और चालू वर्ष की मात्रा के आधार पर चालू वर्ष की आधार वर्ष, ये आपका 1 के बराबर होता है। क्या होता है? 1 के बराबर होता है। ये 1 के बराबर माना जाता है। तो अगर बात करें, ओके, और मैं तो इतना जानता हूं सर, आप लोग अपन कहते ना, तो आप सबको मेरे पास, मतलब मेरे नंबर में सबको देता ही रहता हूं। आपको अगर कमेंट कर इतना बोलने की हिम्मत हो तो आपके अंदर इतना जिगरा भी होना चाहिए, सामने बोल सकते ना। तो अपने नंबर लिखो ना, ये नंबर है 8529956053। आपकी हिम्मत और कॉल करके दिखाओ। मैं कह रहा हूँ राजस्थान के किस कोने, 33-50 जिलों में तो होंगे ना, और तो कहीं होने से रहे। आगे तो अब टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करते हैं कि टाइम रिवर्सल टेस्ट जो होता है वो क्या कहता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट ये कहता है कि आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष का सूचकांक और चालू वर्ष की कीमत के आधार पर आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है, अगर बात करें तो उसका गुणनफल का मान 1 होता है। तो इसको मैं 2 प्रकार से लिख सकता हूं। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि आधार वर्ष की कीमत के आधार पर चालू वर्ष की कीमत जो होती है वो 1/2 होती है, आपकी इसके रेसिप्रोकल होती है। इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूं कि चालू वर्ष की कीमत आधार वर्ष के आधार पर 1/2 होती है, इसके आधार पर। अब देख लो कौन सा सही है। ए सही है तो आपका ए आपका बिल्कुल सही है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको बोलते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। ओके, इसको टाइम रिवर्सल टेस्ट कहते हैं। और ध्यान सुना, टाइम रिवर्सल टेस्ट पर केवल और केवल कौन सा सूचकांक खरा उतरता है? फेसर सूचकांक।
यहां पर केवल और केवल फिशर सूचकांक इसके मापदंडों पर खरा उतरता है, ये ध्यान रखना। केवल फिशर सूचकांक जो होता है इसके मापदंडों पर अपन बात करेंगे आगे। लेस्पेट सूचकांक की बात करते हैं। लेस्पेट सूचकांक के बारे में वैसे मैं बहुत सारी बातें बता चुका हूं, पिछली बार एग्जाम में आई भी थी। सुनो, पॉइंट नंबर 1, लेस्पेट सूचकांक में बताओ कौन से वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है? आधार वर्ष की मात्रा, यानी आधार वर्ष की मात्रा को आधार मानकर इंडेक्स की कैलकुलेशन करते हैं। दूसरा, लेस्पेट सूचकांक जो होता है वो अनुमान से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? अनुमान से अधिक होता है, ये अनुमान से अधिक माना जाता है। और इसके बाद लेस्पेट सूचकांक जो था वो ऊपर की ओर होता है। किसकी ओर होता है? ऊपर की ओर। और ऊपर की ओर होता है तो ये कौन सा होता है? ऊर्ध्वगामी होता है। कैसा होता है? ऊर्ध्वगामी होता है। तो हम जानते हैं बेसिकली आपको होता है सूचकांक निकालते हैं P1/P0, बस इसका क्या आपका Q0 इंटू में 100, और ये कौन सी माँ? सिग्मा। तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? कहीं है क्या? ये लो बी, आपका बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं, कहा गया हाँ ये रहा। ये सूचकांक किसका हो जाएगा? पासे का। ये किसका हो जाएगा? पासे का। पासे का जो होता है उसका जस्ट अपोजिट होता है। ओके आगे, तो पासे का जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है। पासे के सूचकांक में क्या होता है? चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। पासे सूचकांक अनुमान से कम होता है। पासे सूचकांक नीचे की ओर होता है। और पासे सूचकांक कैसा होता है? अधोगामी होता है। कौन सा गामी होता है? अधोगामी होता है। अधोगामी के अंतर्गत शामिल किया जाता है। क्लियर सभी को? आगे अगला प्रश्न समझ आ रहा सबको? यहां तक ये आगे आगे अगला अगला कहता है कि पासे सूचकांक, पासे सूचकांक, पासे सूचकांक। वापस रिपीट करो, जितना ज्यादा रिपीट करोगे आपको उतना ही आपको याद होगा। ये धारणा बोलते जाओ, बार 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 रिकॉल करोगे, आपका बर्डन कम होगा, चीजें आपको याद होगी। मैं पहले कह दिया कि आज की इस क्लास में हम पूरा सूचकांकों को रिकॉल करेंगे, सूचकांकों के रिकॉल करने की बात यहां पर करेंगे। ओके, पॉइंट नंबर 1, पासे सूचकांक में क्या होता है? चालू वर्ष की मात्रा को आधार माना जाता है। पासे सूचकांक जो होता है वो अनुमान से कम होता है, नीचे की ओर होता है, अधोगामी होता है। ये आपको कह दो, यानी पासे सूचकांक जो होता है वो लेस्पेट सूचकांक की तुलना में क्या होता है? छोटा होता है। ओके, ये ध्यान रखना। और इन दोनों का जो गुणोत्तर माध्य होता है वो आपका कौन सा होता है? फिशर सूचकांक होता है। और इन दोनों का जो समांतर माध्य होता है वो मार्शल होता है। और इन दोनों का जो औसत होता है वो आपका बाउली सूचकांक माना जाता है। ये आपको समझना। क्लियर सभी को? आगे ठीक है, ये बात आपको समझना है, इस बात को आपको अच्छे से क्लियर कर लेना। क्लियर? आगे अगला प्रश्न अगला प्रश्न आपके सामने आता है। यह कहना चाह रहा है कि जब समंककों का वर्गीकरण केवल वर्णात्मक वर्णात्मक होता है गुणों के आधार पर। वर्ण मतलब जाति विषय वर्ण जो तक आपके, तो अपन जब समंककों का वर्गीकरण केवल वर्णात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर करते हैं तो ये कौन सा वर्गीकरण है? गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। आप जानते हो कि यहां पर समझने की कोशिश करना कि समंककों के वर्गीकरण की बात करें, वर्गीकरण जो होता है वो सारणीयन से पहले की प्रक्रिया होती है। पहले आपका वर्गीकरण होता है और वर्गीकरण के बाद सारणीयन होता है। और एक बात और को ध्यान रखना आप लोग यहां पर सुना कि वर्गीकरण जो होता है वो आपके दो प्रकार का होता है, एक होता है गुणात्मक और एक होता है मात्रात्मक। बेसिकली अपन जानते हो कि गुणों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण आपके दो, एक वो होता है द्वंद्व भाजन वर्गीकरण होता है, और जब दो या दो से अधिक गुणों की बात करते हैं तो वह बहुगुणी वर्गीकरण होता है। जब हम समंककों का वर्गीकरण अपन उनके गुणों के आधार पर करते हैं तो वह गुणात्मक होता है, लेकिन समंककों का वर्गीकरण जब उनकी मात्राओं के आधार पर किया जाता है दोस्तों, अगर ठीक है तो अपन ये कह सकते हैं तो वह मात्रात्मक वर्गीकरण कहलाता है। उसे अपन मात्रात्मक वर्गीकरण की बात अपन वहां पर करेंगे। क्लियर सभी को? यहां तक आगे क्लियर? आगे अगला प्रश्न कहना चाह रहा है संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती, संचयी आवर्ती जिसको अपन बोलते हैं अपन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आवर्तियों को किस रूप में रखा जाता है? आरोही, अवरोही, संचयी या अवरोही। वैसे तो क्या होता है कि देखो दोनों हो सकती है, लेकिन फिर अपन क्या बोलेंगे? संचय, क्योंकि संचयी रूप में आरोही भी आ गए और अवरोही भी आ गया। ध्यान सुना। और एक बात और सुन लीजिए कि संचयी आवर्ती का उपयोग केवल और केवल माध्यिका की कैलकुलेशन करने के लिए काम में लिया जाता है। अब देखो, तो अपन ये कह सकते हैं कि संचयी आवर्ती का जो उपयोग होता है, संचयी आवर्ती का जो उपयोग होता है वो केवल और केवल किसकी कैलकुलेशन होती है? माध्यिका। तो माध्यिका की गणना करने हेतु, माध्यिका की गणना करने हेतु हम संचयी आवर्ती का प्रयोग करते हैं। इसीलिए सतत श्रेणी में माध्यिका के मान को दर्शाने का जो वक्र होता है उसे हम तोरण वक्र बोलते हैं, उसे ओजाय वक्र बोलते हैं
उससे अपन गाल्टन वक्र बोलते हैं और उसी को अपन संचय आवर्ती वक्र की बात करते हैं। ये समझ लेना कि माध्यिका के लिए हम संचय आवर्ती को काम में लेते हैं। और ये कहा जाता है कि जब तोरण वक्र के दोनों सिरे आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, वो बिंदु कौन सा बिंदु कहलाता है? माध्यिका। ओके, यानी समझने की कोशिश करना कि जब लेस देन और मोर देन श्रेणी के दोनों भाग एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उस बिंदु पर कौन सा मान होता है? माध्यिका। ये कौन से वक्र की बात कर रहा हूं मैं? तोरण वक्र। इसके बाद ये कौन सा वक्र है? औजाय। ये औजाय वक्र की बात मैं यहां पर आपके सामने कर रहा हूं। क्लियर सभी को? यहां तक? आगे अब देखो, आगे अब देखो अगला बोल, किसी की अंतराल, ये बोला किसी भी अंतराल की बात अगर आती है दोस्तों। अब देखो आगे, ठीक है, आगे अब देखो, तो अपन ये कह सकते हैं यहां पर कि किसी की अंतराल, किसी भी अंतराल की वर्ग सीमाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बोला किसी भी अंतराल की, जैसे कि 0 से 10, 10 से 30, 30 से लेकर आपका 70, 70 से लेकर 150, इन दोनों के बीच का अंतराल कहता है वर्गांतर। क्या कहलाता है? वर्गांतर। इंटरवल जिसे कहते हैं, यानी कि इसे अपन इंटरवल, ओके, इंटरवल कहते हैं, वर्गांतर कहते हैं। और इंटरवल निकाले जाते हैं L2 माइनस L1। ओके, ऊपरी सीमा में से अगर निम्न सीमा को हटा दिया जाए, ऊपरी सीमा से अगर निम्न सीमा को हटा दिया जाए तो कौन सा अंतर कहलाता है? वर्गांतर। उसे इंटरवल कहेंगे। वो इंटरवल की परिभाषा में शामिल किया जाता है, वो इंटरवल के अंतर्गत आपके सामने आ जाएगा। ओके, अगला, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक पद की आवर्ती को लिखा जाता है। तो अपन जानते हैं व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक पद की आवर्ती समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। तो अपन उपरोक्त दोनों ही परिस्थितियों में उसको लिख सकते हैं। अलग अलग भी लिख सकते हैं तो बराबर करके भी उनको लिखा जा सकता है। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करूं तो कैसे समझने की कोशिश करो। जैसे कि मैं लिखूं 10, 8, 6, 10, 6, 8, 10, 12, 4। अब ये संख्या है तो एक तरीका तो है 4, 6, 6, 8, 8, 10 से 10 ऐसे करके लिख दूं तो सबको, या एक है इसको 6 को एक बार लिखो, 8 को एक दो, और इसके सामने लिख दो 1, इसके सामने लिख दो 2, इसके सामने 3, इसके 4, तो वो भी तो अलग अलग लिख सकता हूं और एक समान करके भी लिख सकता हूं। तभी तो कहते हैं ना कि व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी में कोई अंतर नहीं होता। जब अपन इनको अगर अलग अलग करके लिखते हैं जब तो व्यक्तिगत श्रेणी है, जब इनको बराबर करके लिखते हैं तो वही श्रेणी कौन सी बन जाती है? खंडित श्रेणी बन जाती है। अर्थात खंडित श्रेणी व्यक्तिगत श्रेणी का ही एक संक्षिप्त रूप होता है, एक छोटा रूप होता है। ये आपको ध्यान में रखना, वो छोटे रूप के अंतर्गत मानी जाती है दोस्तों। क्लियर? उसको छोटे रूप पर अपन परिभाषित अपन कर सकते हैं। तो व्यक्तिगत श्रेणी के प्रत्येक पद की आवर्ती को किसी भी प्रकार की परिस्थिति में लिखा जा सकता है। अलग अलग भी लिख सकते हो और उसको एक साथ भी लिख सकते हैं। क्लियर? आगे अगला प्रश्न आपके सामने आता है, तो इसको तो कोई इतना कोई खास नहीं है, बस इसको रटने वाला है कि ये आपने लिखाई भी थे, बुक में दे भी रखी थी कि वर्गीकरण यानी कि जो सारणियन से पहले की प्रक्रिया होती है, वर्गीकरण समंककों की उनकी समान विशेषताओं के आधार पर क्रम समूहों के क्रमबद्ध और विभिन्न भागों में अलग अलग करने की प्रक्रिया होती है। यह परिभाषा L.R. क्रोनर के द्वारा दी गई थी। L.R. क्रोनर के द्वारा इस परिभाषा का उल्लेख यहां पर किया गया था, क्योंकि वर्गीकरण सारणियन की जो बेसिकली परिभाषा बताई जाती है, तो क्रोनर की परिभाषा ही वहां पर बताई जाती है। क्लियर? आगे सारणियन जो होता है वो वर्गीकरण के पश्चात की प्रक्रिया होती है। पहले वर्गीकरण होता है फिर सारणियन होता है। सारणियन किसी विचाराधीन समस्या को स्पष्ट करने के उद्देश्य से किया जाने वाला समंककों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित प्रस्तुतिकरण है। यह बात भी किसने कही थी? क्रोनर के द्वारा कही गई थी। आगे कहा जाता है निम्न में से कौन सा कथन सारणियन के बारे में सही नहीं है? सारणियन के बारे में कौन सा कथन सही है? सारणियन में वर्गीकृत समंककों को प्रस्तुत किया जाता है 1000% सत्य है, क्योंकि पहले आप जानते हो कि वर्गीकरण होता है और वर्गीकरण के बाद क्या होता है? सारणियन। यानी कि इस वर्गीकरण सारणियन का आधार होता है। बिना वर्गीकरण के सारणियन नहीं होती, संभव नहीं थी। तो पहले समंककों का अलग अलग भागों में वर्गीकरण किया जाता है और फिर उनकी टेबल बनाई जाती है। सारणियन सांख्यिकीय विश्लेषण की एक विधि है, 200% गलत है। क्योंकि सांख्यिकीय विश्लेषण की विधियों की जब बात करते हैं ना, तो उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, अपकिरण के माप, सहज संबंध, प्रतिबल, तो विश्लेषण बाद में होता है। याद करो वो दिन जब अपन पढ़ते थे स्टैटिक्स में, पहला काम पहचान होती थी,
फिर आपको संग्रहण होता था, फिर प्रस्तुतिकरण जिसमें वर्गीकरण, सारण्य और प्रस्तुतिकरण के बाद होता था विश्लेषण। तो विश्लेषण कहाँ होता था? केंद्रीय प्रवृत्ति। तो ये आपकी 200,000% गलत बात है। सारण्यन में समंककों को रो और कॉलम में बांटा जाता है, 100% बांटा जाता है। अपन कहते हैं कि रो और कॉलम में बांटने का जो तरीका होता है दोस्तों, अगर बात है आगे, ठीक है आगे, ठीक है आगे। अब देखो यहां पर बात कर ले, अब देखो तो सारण्यन में समंककों को रो और कॉलम में प्रस्तुत करने की बात आती है, रो और कॉलम में प्रस्तुत करने की बात यहां पर की जाती है। ओके, रो और कॉलम के अंदर प्रस्तुत करने की बात यहां पर आ जाती है। क्लियर? अगला पॉइंट, निम्नलिखित में से सारण्यन का उद्देश्य क्या है? सारण्यन का बेसिकली उद्देश्य क्या होता है? हम सारण्यन की बात क्यों करते हैं? सारण्यन को लेकर बात अपन यहां पर करते हैं। अब देखो आगे, अब देखो आगे, तो ये कहते हैं कि आपका कहता है कि निम्नलिखित में से सारण्यन का उद्देश्य, सारण्यन आंकड़ों को प्रस्तुतिकरण का प्रकार होता है। सारण्यन वर्गीकरण के बाद की प्रक्रिया होती है। पहले समंककों का वर्गीकरण होता है, उसके बाद अगर बात करें फिर आपका क्या होता है? सारण्यन। ओके, तो इसमें कहते हैं इसमें डेटा समंककों के संबंध में सूचनाओं को सिस्टमेटिकल और सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। 100 बात सही है। प्रदर्शित समंककों की आपस में कंपैरेटिव स्टडी होती है, सही है। समंककों के विश्लेषण और निर्वचन करने की बात आती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट जो है वो सारण्यन के संबंध में सत्य माने जाते हैं। सारण्यन के संबंध में सारे स्टेटमेंट आपके सत्य रहते हैं। ओके, और उसके बाद आता है वस्तुओं के उचित और सही वर्गीकरण की बात करें। वस्तुओं को जब हम सही और अच्छे प्रकार से वर्गीकृत कर देते हैं तो संभव है एक तो बहुमूल्य समय की बचत होती है, और श्रम भी बचता है और समय भी बचता है, दोनों बचते हैं। श्रम, जब आप लोग जितने भी एकत्रित किए गए डेटा होते हैं, जितने भी एकत्रित किए गए डेटा होते हैं, उन एकत्रित किए गए डेटाओं को अगर अपन अलग अलग भागों में बांट देते हैं तो उससे एनालिसिस करने में समय भी कम लगता है, और उनको इकट्ठा करने में मतलब ढूंढने में समय और समय बचत सब कम लगती है। क्योंकि हमें पता है कि स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले समंककों की क्या होती है? पहचान। यानी पहले समंककों को पहचाना जाता है, और समंककों को पहचानने के लिए समंककों में कितने गुणों का समावेश होना जरूरी है? 3। यानी कि वो संख्यात्मक समावेश, संख्यात्मक होना चाहिए, तुलनात्मक होना चाहिए और सहजातीय होना चाहिए। फिर अपन समंककों की पहचान करने के बाद अपन समंककों का क्या कहता है? संग्रहण। प्राइमरी डेटा प्राप्त करने का तरीका अलग होता है और सेकंड डेटा प्राप्त करने का तरीका अलग होता है। पहचान संग्रहण करने के बाद उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। कौन सा करण किया जाता है? प्रस्तुतिकरण। और प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम उनको अलग अलग भागों में बांटते भी हैं, और फिर उनको अलग अलग भागों में उनकी टेबल, रो और कॉलम में प्रदर्शित। प्रस्तुतिकरण के बनने के बाद उनका क्या होता है? विश्लेषण, जिसमें अपन मेन मीडियम मोड जो होता है विश्लेषण करने की बात आती है, और उसके बाद उनका निर्वचन कार्य किया जाता है, यानी उनका इंटरप्रिटेशन करने का कार्य किया जाता है। तो प्रश्न ये बनता है कि हम आंकड़ों को, तो आप जानते हो समंककों के प्रस्तुतिकरण के कितने भाग होते हैं? 2। पहला भाग कौन सा होता है? वर्गीकरण, और दूसरा भाग कौन सा होता है? सारण्य। क्या बिना वर्गीकरण के सारण्यन संभव है? नहीं। इसीलिए वर्गीकरण सारण्यन का एक आधार होता है। यानी कि समंककों को प्रस्तुत करने के लिए या समंककों को टेबल में दर्शाने के लिए पहले उनका अलग अलग भागों में वर्गीकरण होना जरूरी होता है, यानी उसे अलग अलग भागों में वर्गीकृत माना जाता है। ओके, तो ये था भाई आपका आधे 1 घंटे का सेशन। समझ आया सभी को? पक्का? ऑनलाइन वाले ये सही है, ऊपर सही चल रहा है, ये सही है, समय समय एंटरटेनमेंट के लिए सही है तुम्हारे लिए। इसमें पापा का लाडला, पापा की लाडली सब है इसमें, है पापा की परी तो नहीं इसमें। एक्चुअली क्या होता है सर, जमाने को क्या होता है कि वो पसंद है कि अपन ऑफलाइन पढ़ाते, कैमरा बंद रहते हैं, तो ऑफलाइन में आप जानते ही हो कि 1 घंटे क्लास में पढ़ाई कितनी देर होती है। आपने पढ़ी मगर मेरे को जान मैंने देखा भी है। अपन मुश्किल से 1 घंटे क्लास में अगर 5 मिनट बात कर लेना तो सबके पेटों में दर्द होने लग जाता है। वो ये नहीं देखते कि चलो पूरे दिन पढ़ाते रहते हैं अपन। अच्छा अपन जो बात करते हैं दुनिया को दिखती है क्योंकि अपन लाइव है, अपन लाइव है, और दुनिया जो बात करती है वो किसी को नहीं दिखती क्योंकि बंद कमरे में चल रहा है सब कुछ। तो इतना ही फर्क होता है। तो कहने का तात्पर्य क्या होता है कि जो, और अपन इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि अपने यहाँ पे कोई गलत होने की चांस ही नहीं है। जो भी होगा सामने होगा, किताब में कोई गलती होगी तो सामने दिखेगी, अच्छा ही होगी तो सामने, बुराई दिखेगी तो सामने दिखेगी।
कंटेंट दिखेगा तो सबको सामने दिखेगा कि कैसा होता है। कई बच्चों को लगता है कि डेमो देखना है, तो सुबह से लेकर डेमो ही चलते रहते हैं। यहाँ तो 8600 वीडियो के डेमो है चले। जितना डेमो देखना है उतना डेमो देखो ना, कौन मना कर रहा आपको? कोई मना आपको नहीं कर रहा। इसलिए अपन कई बार अपन ये बीच बीच में बोल देते हैं, ये चीज इसलिए जरूरी होती है क्योंकि 1 घंटे सर एक साथ पढ़ाना, हमसे पूछा सर कितनी नानी याद आती है, ऑनलाइन जो टीचर पढ़ाता ना सर 1 घंटे, उसके ऑफलाइन के लगभग 4 घंटे बराबर होते हैं। जाना इतनी एनर्जी लगती है, इतनी एनर्जी खत्म होती है एक सांस में बोलना, बार बार बोलना, एक एक चीजों को समझाना। और हमारे जैसे पागल टीचर तो एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते रहते हैं। अगर टिक ही करना होता तो अब तक तो सल्टा देते। टिक ही करना होता तो किताब तुम्हारे हाथ में थी ना, आप कर लेते टिक को, बैठे हुए टिक ही करना तो क्या, तो वो कोई मतलब। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जरूरी होता है चीजें बताना, समझाना और जागरूक करना। और सीधी सी बात है सर, जरूरी होता है ये कि सब लोगों को अवेयर किया जाए। आजकल अपन एक बच्चे की पोस्ट डाली, बेचारे के 60,000 रुपये मिल गए, फायदा हुआ ना अपने को, कहीं ना कहीं भगवान अच्छे मिल गए, उसको पैसे मिल गए हाँ ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था कि अपना एक अच्छा कार्य जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं अपने को अच्छे फल देता है। आपके साथ भी कोई अन्याय अगर कोचिंग वाला करता है, अन्याय आप हमें बताइए ना, हम तैयार है ना पोस्ट करने के लिए, हम सबसे पंगा लेने के लिए तैयार है ना? तो काय का रोल है इसमें? रिफंड नहीं होगी तो कोई कानून बना दिया क्या उन्होंने? नहीं तो बना दिया तो कोई कोचिंग वाला कोई अधिकारी है, कोई निगम संस्था है? अगर बात मैं फिर बता दूं, कंपनी अधिनियम 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी के 2 प्रोविजंस होते हैं, एक पार्षद सीमा और पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियमों में समय समय पर परिवर्तन किया जा सकता है और अंतर नियम बनाने का पावर संस्था को होता है। तो अगर उन्होंने कोचिंग में बना रखा कि रिफंड नहीं होगी, तो लिखा किसने? सरकार ने बोला कि कोचिंग वालों ने बोला? तो नियमों में परिवर्तन हो सकता है। मेरे को बोलना सड़क को कोर्ट बुला के क्या दिक्कत है? डर लगता है क्या? इसमें क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि रत्ती प्रॉब्लम नहीं सर, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? आज हमें बोलिए, चलो हम तो हमसे, हालांकि हमसे आज तक कोई रिफंड मांगा ही नहीं तो हमसे कोई मांगा ही नहीं, हमसे कोई मांगा नहीं। तो जब कोई मांगे, जब पता लगे, भले नहीं, हमारे भी कमेंट आते। एक बच्चा कल कमेंट, हमारे भी कमेंट, मैं हर चीज का जवाब दे सकता हूँ सर। देखो सर, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन में क्या होता है कि अब मैं सब सुन लो एक बार, ऑनलाइन में क्या होता है कि हो सकता है कि आप समझ कुछ और रहे हो, हम समझाना कुछ और चाह रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कल ही उस पोस्ट के नीचे हमारे एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आपके यहां से किताब ऑर्डर की थी, वो किताब है ना कोई तेल वेल में भीग के आ गई, ठीक है, बोल दिया कोई बात नहीं, और आपकी टीम हमसे पैसा मांग रही है। बिल्कुल सही है, सत्य है। अब मेरे से सुनो, मैं क्या होता है प्रोसेस सुनो। अच्छा बताइए, आप हमको किताब का ऑर्डर करते हो, ओके, ये तुम्हारा धर्म था, ठीक है। उस किताब को हम पार्सल करते, इंडिया पोस्ट है, ये हमारा धर्म है। उसके बाद किताब फटती है, गलत होती है, ये धर्म किसका है? इंडिया पोस्ट का। अगर वो किताब को भिगा के लाता है, तेल में डुबो के लाता है, फाड़ के लाता है ना, तो आप उसके कान पर एक थप्पड़ मारने का अधिकार रखते हो, ध्यान रखना, उससे हमारी गलती नहीं धारणा। और अगर उसको थप्पड़ मारते समय हाथ रोके ना, तो मेरे को बता दो कि कौन सा पोस्ट ऑफिस ने हाथ रोका, मैं उसका इलाज करना जानता हूं। क्योंकि वो जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी केवल उस बुक को पार्सल करने तक की है। उसके बाद जिम्मेदारी किसको ट्रांसफर कर दी? इंडिया पोस्ट को। फिर जिम्मेदारी इंडिया पोस्ट की है, धारणा, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। एक बच्चा कमेंट भी कर रहा था, एक बच्चा, बहुत पहले की बात है, सर केस करूंगा। मैं आराम से कर, खुल के करे, खुल के करे भाई। केस कैसे करेगा भाई? तुमने हमको ऑर्डर किया, हमने किताब पार्सल की और उसका ट्रैकिंग नंबर दे दिया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। अब केस किसके ऊपर? इंडिया पोस्ट। सर्विसेज उसकी डाउन है, हमारी डाउन नहीं है। तो कोई हमसे पूछो, सर सर हमारे यहाँ पर, और फिर हमारे पास जब वापस, फिर उस बच्चे ने किताब को लेने से मना कर दिया, वो अच्छा किताब को लेने से मना करेगा, किताब कहाँ आएगी? हमारे पास आएगी तो हम क्या करेंगे? कॉल कि भाई तेरी किताब वापस आ गई, क्या करना है? बोला सर वापस भेजना है, तो पैसे लगेंगे, पोस्टल चार्जेस तो लेंगे ना भाई। पोस्टल चार्जेस हम दोबारा तब लेते हैं जब अगर बच्चे की गलती हो। हमारी गलती अगर होती है, सपोज करो हमने एड्रेस गलत डाल दिया हो, फोन नंबर गलत लिख दिया हो, उस वजह से किताब अगर वापस आ गई, तो उसमें बच्चे की गलती नहीं, वो हमारी गलती है। हमारी गलती के बदले में हम बच्चे से पैसा नहीं लेंगे, पहली बात तो। लेकिन अगर बच्चा लेने से मना कर दे, बच्चा पोस्ट ऑफिस का फोन नहीं उठाए या कुछ नहीं करे, तो उसमें हमारी गलती नहीं सर, उसमें बच्चे की गलती। भाई तू फोन नहीं उठाया, जो नहीं किया, तेरी गलती है। तेरा पिन कोड गलत है तो तेरी गलती है, हमारी गलती थोड़ी है भाई। हाँ अब पता, तुम सबके पिन कोड मेरे को क्या पता क्या है? वो तुम लिखोगे जो लिखेंगे। तुम्हारा नाम क्या है, हमें क्या पता क्या नाम है? सर हमारे चैनल पर सर 1% कहते ना, 1% भी गलती नहीं, 1% सिंगल भी नहीं होती। मैं 1% जोर दे रहा हूं ना,
बस पूछो, एक बार जवाब मांगो ना, एक एक चीज का जवाब देने के लिए, एक एक शब्द का। अगर कोई कहे ना कि फ्रॉड हुआ तो आराम से आइए ना सर, ओपन चैलेंज है, मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा, एक एक शब्द का। अब तुम क्या, अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर आपने कहा था लाइव बैच है तो रिकॉर्डेड है। अरे तो भैया हमारे बैच सारे लाइव है। मान लो अभी 300 बच्चे लाइव देख रहे हैं, मान लो इस बैच में करीबन 80,000 बच्चे हैं, तो बाकी बच्चे कब देखेंगे? रात को। तो रात को लाइव देखेंगे रिकॉर्डेड देखेंगे? तो हम तो लाइव थे ना भाई, हम तो लाइव ही थे ना। तुम रिकॉर्डेड देखते हो, तुम्हारी गलती है, हमारी गलती नहीं है, वो हमारी गलती नहीं है। हमारी टीम और मेरे चैनल पर सब एक भी बच्चे के साथ, आज यहाँ पे कम से कम 8-9 लाख स्टूडेंट्स होंगे ना, एक भी बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं होती, मतलब नहीं होती सर। इसलिए हम बिल्कुल पारदर्शी है और बोलने में बेझिझक बोलते हैं। क्यों? क्योंकि गलती ही नहीं है, बेझिझक बोलते हैं। और जो वचन निभा दिया, जो वचन दे दिया, उस वचन की पालना करते हैं। कोर्स को लेकर हो चाहे किसी प्रकार को लेकर हो, एक एक चीज को सोल्व कराते, एक एक चीज को समझाते। एक बच्चे ने कमेंट किया कि सर सूचना चाहिए कि मॉडल पेपर को हल करने आपने हल नहीं कराया। हमने कभी भी किसी वीडियो में ये नहीं कहा कि मॉडल सोल्व कराएंगे, ध्यान। और अगर कहा है तो भेज के दिखा दो, कोई बता दो कहीं कहा तो। जो कहा वो निभाया है, जो कहा जो है ना, और उल्टा ज्यादा किया है, उससे ज्यादा किया होगा, जितना कहा उससे ज्यादा किया होगा। तो फिर आप कभी भी कोई बात बोलो ना, तो उस केस में आप हमें पूछा करो सर, एक बार कम से कम हमारी टीम से या हमसे बात करके पूछा करो कि हम सही है गलत है। इसीलिए हम किसी कमेंट को डिलीट नहीं करते और कमेंट का रिप्लाई करते, क्योंकि हमें डर ही नहीं कोई चीज का। डर तब लगे, कमेंट को डिलीट कौन करे? जैसे एक बड़ी कोचिंग्स वाले ने मेरे को कहा सर हमारी टीम पर इतने लोग हैं, कम से कम 10 लोग तो कमेंट डिलीट करने के लिए रख रखे हैं। मैं तुमको सर जरूरत है, तुम्हारे कमेंट ऐसे आते होंगे, हमारे आते ही नहीं, हमारे कोई कमेंट आते ही नहीं, और आते तो साले सुनते हैं। तो ऑब्वियस बात है, इसलिए कई बार क्यों आप पूछा करो सर। एक अपन नई पहल की ओर चल रहे हैं और नए राजस्थान का निर्माण अगर करने जा रहे हैं, तो अपन आराम से, बिल्कुल सही है। हो सकता है कि हाँ कभी कभार मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो, हमारी टीम बताना कुछ और चाह रही हो, या टीम ने बताया कुछ और, तुमने सुना कुछ और, वो एक मिस कम्युनिकेशन हो सकता है, जिसको हम संप्रेषण की बाधा बोलते हैं। जैसे मेरी एक किताब चलती है, जब मैंने पीएचडी की थी तो संप्रेषण एक टॉपिक हुआ करता था, और संप्रेषण की सबसे बड़ी बाधा होती है साला बोलना कुछ और चाह रहे, सुन तो कुछ और ही रहा है। हम गा रहे कि दीपावली है, बोला सर ठीक है सर रंग लगाना है लगा देंगे, टेंशन मत लो। तो बस वो फिर तो उसकी गलती भाई, मैं बोला दीपावली है, बोला सर सर कलर लगाना है, सब पे लगा देंगे कलर, टेंशन मत लो। तो भाई तेरी सुनने में और समझने में गलती आपसे हो, हमारी तरफ से गलती नहीं होती। सर वो डाक विभाग की जिम्मेदारी है, बट इसमें आपकी जिम्मेदारी बच्चे तक सामान पहुंचाना, चाहे कैसे भी हो। अच्छा मैं पहुंचा क्या हूँ? ये लो है, ये देखो ये अलग ही। अब बताओ ऐसे बच्चों का क्या इलाज करे? मतलब कहता कि मेरी जिम्मेदारी वो, ठीक है भाई, भले एक हेलीकॉप्टर लेना पड़ेगा और सभी लोग हेलीपैड बना देना, अपने 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 सभी जिलों में एक अच्छा से बड़ा बड़ा हेलीपैड बना देना, मसाला लेकर उठता ही रहूंगा। बोला बोला पहुंच भाई। अब बताओ, अब फिर कहते बच्चे सर देश को सुधार दो, सुधर गया आ गए। बोला ये जो कल को तुम कहोगे सर हम फेल हो गए तो आपकी जिम्मेदारी है, पास करो, गजब इंसान है। नहीं बोल दो भाई, बच्चे 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 बोले सर आपकी जिम्मेदारी केवल पढ़ाने की नहीं, पास कराने की भी है। यही अच्छा इस लाइन का मतलब यही हुआ ना भाई, किताब ऑर्डर करते हो हम भेजते हैं, पहुंची नहीं पहुंची पोस्ट पर, कल को तुम कह दो सर हम पढ़ने आए थे फेल हो गए, आपकी जिम्मेदारी थी। और हमारा काम पढ़ाना था, हमने पढ़ा दिया, अब उसके बाद माल तुम्हारे तक पहुंचा नहीं पहुंचा, पेपर किया नहीं किया, वो जिम्मेदारी तुम्हारी, हमारी थोड़ी है वो। गजब इंसान भाई। आगे ठीक है। अच्छा सर पूरा पढ़ो मैसेज। अच्छा अच्छा और है क्या, कुछ और लिखना चाहता?